नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राज्य के ईडी दफ्तर में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के क्लर्क दानिश से कड़ी पूछताछ चल रही है। दानिश पर जेल में फोन के इस्तेमाल और कुछ कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप है। साथ ही कैदियों का पत्र डिस्पैच नहीं किए जाने के मामले में भी पूछताछ हो रही है। इस मामले में ईडी ने क्लर्क के साथ साथ जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी समन जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और जेल में साजिश के सबूत सार्वजनिक करने की मांग की गई है। मुझे ये लगता है कि ईडी जिस प्रकार गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्य कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे ईडी के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी। ईडी के पास क्या साक्ष्य मिले हैं, ईडी को किस रूप में साक्ष्य मिले हैं, कम से कम इस बात को ईडी को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप जेल प्रशासन के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी। राज्य में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हरमू की सड़क पर रैली भी निकाले। पूरे झारखंड के कोने कोने से आए आंदोलनकारियों ने उनके मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की मांग की, पर राज्य पुलिस के जवानों ने बैरिकेडिंग करके आंदोलनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और 15 नवंबर को मोरहाबादी ग्राउंड में भी प्रदर्शन करने की धमकी दी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। रांची के सड़कों पर खुले बदन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य स्तरीय पंचायत स्वयं सेवक संघ के जो कर्मचारी हैं वो मानदेय लागू करने को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग को 5 सूत्री मांग है। सरकार सबसे पहले पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को 10 प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने की, और हम लोग को स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सचिवालय सहायक किया जाए और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को अस्थायी किया जाए। कार्यालय घेराव करने पे मजबूर इसलिए हुए हैं कि आज 4 महीना से ज्यादा हमारा जो है आंदोलन का समय बीत गया है और सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई ऐसा वार्ता नहीं हुआ है जिससे कि हम अपने आप को संतुष्टि महसूस कर सके और हम अपने जो है आंदोलन को तोड़ सके। इसलिए बाध्य होकर जो हम 5 सूत्री मांग है, हमारे 5 सूत्री मांग को पूरा कराने के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष रंग-दरंग प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए हैं। किया है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा, और इस आंदोलन को और उग्र होने के बाद आने वाले समय में यानी 15 नवंबर के दिन जब झारखंड स्थापना दिवस मना रहा होगा तो उस दौरान ये लोग मोरहाबादी मैदान में भी इस तरीके का आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन फिलहाल यहाँ पर वार्ता करती हुई, दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो जेएमएम कार्यालय के ठीक बाहर बैरिकेड के माध्यम से इन्हें यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। बुझाकर शांति व्यवस्था बने रखें अपील करते हुए शांत किए हुए हैं। ये लोग जेएमएम कार्यालय के घेराव के लिए गए हैं। कितने अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है? रैप पर तैनात है यहाँ पर, ठीक है। जेएमएम का प्रदर्शन है, केवल घेराव नहीं है, प्रदर्शन है यहाँ। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि तमाम जो स्वयंसेवक हैं उनके हाथों में तख्तियां हैं, पर्चियां हैं, लेकिन उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। उनका कहना है कि ये कपड़े इस वजह से उतार दिए गए हैं ताकि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो इनका चलता रहे और आने वाले समय में यानी 15 नवंबर के दिन जब झारखंड स्थापना दिवस मना रहा होगा उस वक्त भी जब इनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो एक बार फिर से आंदोलन होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी खूंटी आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड का सियासी पड़ा चढ़ गया है। बीजेपी की ओर से पीएम के दौरे को भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है। जनता की भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पीएम के सरकारी दौरे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। हम लोग पूरा कार्यक्रम 2 से 2.5 बहुत सारे जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्साहित है और 10 जिलों से हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। सांगठनिक जिला जो हमारा है और भारी संख्या में उस क्षेत्र की जनता भी आने वाली है और ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्साहित हो रही है और जिस तरह से इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। और हम समझते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किसी खास पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री नहीं हो। चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है और वो पश्चाताप करने जो छत्तीसगढ़ में हाल है, जो मध्य प्रदेश में हाल है, और जिस तरह से आदिवासी मतदाता उनकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, उस बात के निमित्त निश्चित रूप से वो बिरसा मुंडा जी को नमन करके पश्चाताप करना चाहते हों।
कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी खूंटी दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर उनसे सरना धर्म कोड की सौगात देने की मांग उन्होंने की है। भगवान बिरसा की जन्मभूमि पर वो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे भगवान बिरसा के वंशजों का जो चिर परिचित मांग है सरना धर्म कोड, उसकी घोषणा वो कर दे। सरना धर्म कोड की घोषणा के बाद अगर वो भगवान बिरसा की पवित्र पावन भूमि पर अपना कदम रखते हैं तो भगवान बिरसा भी उनको गले लगाने का काम करेंगे। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है। 65% आरक्षण देने पर मुहर लगा दी गई है। सीएम ने आज ही प्रस्ताव रखा था विधानसभा के अंदर। सदन में नीतीश कुमार ने इसका प्रस्ताव रखा था। चुनाव से पहले नीतीश ने बड़ा दांव खेला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में मुहर लगा दी गई है 65% आरक्षण देने पर। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं और उन्होंने प्रस्ताव लाया कि जो 50% आरक्षण है उसको बढ़ाकर के 65% किया जाए। यानी कि अब कुल 75% का जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मिलाकर के या जो पूरा जो प्रतिशत है वो 65% पहुंच जाएगा। तो सीएम ने आज ही प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव के रखने के बाद से नीतीश कैबिनेट में इसकी मुहर भी अब लग चुकी है। संजय हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। संजय, सदन में नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ना चाहिए, 50 से 65% होना चाहिए, और अब नीतीश की कैबिनेट से मुहर भी इसकी लग गई है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और कुल एजेंडा जो था उसको मुहर लगी है। बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक पहुंच गया है। नीतीश तेजस्वी कैबिनेट की जोड़ी ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट से पास जो ये बिल है, बिल की तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी। ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, जो एससी होगा उसको 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को सदन के माध्यम से इसे पारित कराया जाएगा। ईडब्ल्यूएस जोड़कर बिहार में 75% आरक्षण का दायरा किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो सतत युगो पार योजना की राशि है उसमें भी इजाफा कर दी है और कैबिनेट ने अभी से थोड़ी देर पहले इसमें मुहर लगा दी है। जी, तो 9 नवंबर को बिल इसके समर्थन में लाया जाएगा। इससे पहले थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसके समर्थन में है। तो क्या लग रहा है कि रास्ता बिल्कुल आसान है और जिस तरीके से प्रदेश में बीजेपी ने इस पर अपने समर्थन दिया है, यह आसान होगा? समर्थन आज का नहीं है भाजपा का। जब भाजपा सत्ता में थी, सरकार में थी, उसी वक्त कास्ट सर्वे का जो फैसला लिया गया था उसमें भाजपा की भी अहम भूमिका रही थी। 500 करोड़ रुपए जो सरकार ने आवंटित किए थे, उस समय जो भाजपा की सत्ता थी बिहार में नीतीश कुमार के साथ, उस समय राजद सत्ता में नहीं थी। तो सदन से लेकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां तक भाजपा ने कहा कि जो कास्ट सर्वे हुआ उसमें भाजपा की अहम भूमिका रही है। आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने का फैसला लिया सरकार ने, उसमें भी भाजपा सरकार के साथ है। कहीं से कोई भाजपा की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा ने जो अपना रोल अदा किया है उसके बारे में जो नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि जो कास्ट सर्वे का फैसला सरकार ने लिया हो, चाहे आज आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया हो, इस सब में भूमिका महत्वपूर्ण रूप से भाजपा की भी रही है। जी, अब बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बदलाव किए जाते हैं उसमें सियासी फायदा जो है वो भी होता है। जो आरक्षण वाला दांव खेला है नीतीश कुमार ने, उसको लेकर के क्या लग रहा है कि सियासी फायदा कितना पहुंचेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब बिहार में 9 नवंबर वह तारीख होगी जब बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे वो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट थी या फिर रिजर्वेशन बढ़ाने का दायरा था। भाजपा जो पोजीशन में है उसने खुलकर समर्थन किया और जो भाजपा नेताओं के वक्तव्य सदन में आ रहे थे, हर ने तो कहा कि आप जितना आरक्षण का दायरा लाइए जो नियमानुकूल है, भाजपा खुलकर समर्थन देगी। और यही हुआ। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब बिल लाया जाएगा तो उसका हर हाल में पारित होना लाजमी है। जी चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो काफी आसान नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है बिल्कुल कि नहीं, हम भी आपके समर्थन में हैं और आप जो आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं उसके भी हम समर्थन में हैं। बीजेपी के स्टैंड को अगर देखा जाए तो बीजेपी किस तरीके से इस आरक्षण का दांव जो खेला है नीतीश कुमार ने उसको लेकर के वो भी आगे बढ़ रही है, या फिर वो भी कह रहे कि नहीं भाई हम भी समर्थन करते हैं इसका? योगेंद्र पासवान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं।
योगेंद्र जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन में प्रस्ताव रखा कि 50% से 65% जो आरक्षण है वो हो जाना चाहिए, आप लोगों ने समर्थन कर दिया। अब क्या लग रहा है कि अब बिल्कुल रास्ता साफ है, आसान है और ऐसा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी एनडीए गठबंधन का मामला हो या और कोई भी गठबंधन, आप देख लीजिए बीपी सिंह की भी जब सरकार थी तो मंडल वाला मामला आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर ढंग से समर्थन करने का काम किया था। चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के समय में हमारे जनसंघ के लोग सरकार में थे तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, और इस बार भी जब 2022 में नीतीश कुमार जी ने गणना कराने का निर्णय लिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम किया था। और आज जिस तरह का आरक्षण बढ़ाने का जो बिल विधेयक लेकर के आ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है मजबूती से, और यह भी मांग करती है कि अति पिछड़ा का आरक्षण अगर और ज्यादा बढ़ाना हो, दलितों के आरक्षण को और ज्यादा बढ़ाना हो तो बिहार सरकार बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहेगी। योगेंद्र जी, लेकिन भले ही आप इस आरक्षण के दायरे का समर्थन करते हो, लेकिन ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात तब हुई जब जो पूरा सर्वे कंप्लीट हुआ और पता चला कि हाँ किसकी कितनी संख्या है, कितनी आर्थिक स्थिति किसकी कितनी खराब है, और उस हिसाब से जो सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन उस वक्त तो आप लोग ये भी कह रहे थे कि जो कास्ट सर्वे है, इकोनॉमिकल सर्वे है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होने के बाद भी तो ये रास्ता खुला ना? नहीं, मैंने भी, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कहा कि जातीय गणना में जो त्रुटि है इस त्रुटि का सुधार करना चाहिए, और सुधार करके जिन लोगों की जनसंख्या को कम किया गया है उसकी वास्तविक स्थिति को रखा जाए और रख करके सरकार आगे बढ़े। तो जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में बातें पता चली है कि कितनी जातियों के कितने गरीब हैं या फिर जो कितना वीकर सेक्शन है, उसको आप मानते हैं कि वो अब सही है? देखिए, अगर आज भी इतनी गरीबी है बिहार के अंदर और एजुकेशन का जो बदहाल स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश जी, और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद 10 साल कांग्रेस, यानी 43 वर्षों से इन लोगों के हाथ में सत्ता इर्द गिर्द रहा है, और आज भी सत्ता का संचालन नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो आज देख लीजिए, 43 साल में अनुसूचित जाति की स्थिति 43% जो इन्होंने दर्शाया है, आज भी गरीबी है। जी, चलिए, शुक्रिया योगेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है इस दायरे का, और जो अब कैबिनेट से भी इस पर मुहर लग गई है, और जो 9 नवंबर की तारीख होगी, 9 नवंबर को सरकार जो है वो बिल इस पर लेकर के आएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, झारखंड की खबरों पर लौटते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने पीएम मोदी के झारखंड दौरे को राजनीतिक एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, पीएम आते हैं, घोषणा करते हैं और चुनाव खत्म होते ही घोषणा को भूल जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की जनता जुमलेबाजी में नहीं आएगी। अभी चुनाव का माहौल है और प्रधानमंत्री जब जब चुनाव आते हैं तब तक घोषणा करने के लिए आते ही आते हैं, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो खैर देखिए, अभी क्या क्या घोषणा करेंगे आपके सामने है, और उनके आने से उनकी एक जो जुमलाबाजी को जनता समझ चुकी है, और उससे अब ज़्यादा जनता को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रांची के बीजेपी दफ्तर में विपक्ष के नेता अमर बावरी का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए अमर बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने झारखंड के सरकारी अफसरों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन के लिए अफसर नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से पिछले बीजेपी की सरकार एक अवैधानिक रूप से सदन को चलाया। आज जो सरकार है वो जो उन पे एलिगेशन लगा रही है, इसका कारण भी वही है क्योंकि किसी पदाधिकारी की पोस्टिंग उसके क्षमता को ना देख करके अपने मेरे कौन पसंद है पैसा लेकर के यदि पोस्टिंग करेंगे तो वही पदाधिकारी आपके लिए दायित्व कैसे निभा सकता है? जिनको आप लाखों रुपया लेकर के कहीं पर बैठाते हैं तो भी तो लाखों रुपए कमाने के, करोड़ों रुपए कमाने के ऊपर लगता है। और ये सरकार इसलिए कुख्यात है
कि यहाँ सिर्फ एक बार एक मुश्त पैसा देकर के पोस्टिंग नहीं मिलता है, बल्कि हर महीने टॉपअप भी कराना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, तब जाकर के वो लगातार रह पाता है। तो इस झारखंड की सरकार, ये जो कल उनका जो बयान है, उनकी जिम्मेवारी उनको खुद से लेनी चाहिए, जवाबदेही खुद से लेनी चाहिए, और उनको देखना भी चाहिए कि झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो राज्य के निर्माण में या राज्य के संभालने में काम किया है, वो झारखंड छोड़कर क्यों दिल्ली के इसमें जाना चाहते हैं, और आज बड़ी संख्या में लोग गए हुए हैं, जितना यहाँ पर लोग हैं वो उतना नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेवारी वर्तमान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार को है। इन्होंने ही भ्रष्टाचार को इस तरह से यहाँ खड़ा किया है कि कोई भी पदाधिकारी ईमानदारी के साथ काम करने से या झारखंड के निर्माण के लिए काम करने से। पाकुड़ के गोकुलपुर के आम बागीचा में जेएमएम कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इस मौके पर सदस्यता अभियान और राज्य स्थापना दिवस की समीक्षा के साथ साथ 15 नवंबर तक सदस्यता शुल्क की रसीद पार्टी दफ्तर में जमा करने का निर्देश दिया गया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के संभावित दौरे की तैयारी को लेकर गांव और पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। उपलब्धि हुई है, सारे चीज़ों को हम लोग बताएंगे और निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हुआ है। सरकार आपके दौर में जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह का अभी कोई मिल नहीं रहा है कि हमारा बात बचा हुआ है, इस तरह से जितनी भी योजनाएं उसमें लाए गए हैं, जो छोटे मोटे शिविर भी चला है, उस शिविर में भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। और निश्चित रूप से फिर से 15 नवंबर के बाद ये सरकार आपके द्वार होगा और उसमें बहुत सारा काम होगा। बागबाहरा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने अपनी सुरक्षा में कटौती पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एसएसपी संजीव कुमार झूठे मामले में उन्हें जेल भेजने और जान से मारने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए उनके सुरक्षा गार्ड और हाउस गार्ड को हटा दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार, जेएमएम और एसएसपी पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही उन पर दर्ज मुकदमों की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की। कुछ ऐसे एक दो नेता भी है जेएमएम का, उन लोगों का साठ-गांठ क्रिमिनलों से चल रहा है, तो कहीं न कहीं वो बहुत, हम कह सकते हैं कि वो बहुत छोटी बात है कि हमारा मर्डर करवाना इन लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े घटना होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े अपराध होने के बाद भी सरकार ऐसे एसएसपी पर अगर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हमें लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अगर भेजा गया है तो सिर्फ चोरी करवाने के लिए, डकैती करवाने के लिए। हजारीबाग के मशहूर होटल और कोयला व्यवसायी अभय सिंह के ठिकाने पर जीएसटी की छापेमारी चल रही है। सुरेश कॉलोनी के आलीशान मकान पर जीएसटी अफसरों की टीम 3 गाड़ियों पर अहले सुबह पहुंच गई थी। यह मामला बड़ी टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। आज जीएसटी की टीम ने हजारीबाग में दबिश दी है। आप देख पा रहे होंगे कि हजारीबाग का सुरेश कॉलोनी स्थित एक कोयला व्यवसायी अभय सिंह का आवास है, जहां पर आज अहले सुबह से ही जीएसटी की टीम के द्वारा तमाम तरह के कागजात को खंगाले जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इनके आवास के अलावे जो है यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर इनका एक कार्यालय है, वहां पर भी जो है जीएसटी की टीम के द्वारा कई तरह की जाँच की जा रही है। दरअसल जो एक सूत्रों के मुताबिक जो बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से संबंधित जो है वो जांच चल रही है। अब देखना यह होगा कि और क्या कुछ जो जीएसटी की टीम पहुंची हुई है इन लोगों के हाथों जो है और क्या कुछ कागजात लग पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। राज्य के एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी एसपी, डीएसपी और थानेदारों के साथ अहम मीटिंग की। साथ ही पर्व त्योहार पर सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ और पुराने केस के अनुसंधान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा SC/ST केस और जमीन से जुड़े पेंडिंग मामलों की भी उन्होंने समीक्षा की। अपराध हुए हैं हाल में, उसके संबंध में भूमि माफिया के विरुद्ध कार्रवाई और SC/ST एक्ट के जो लंबित कांड हैं उनके कैसे कांड का अनुसंधान तेजी से बढ़ाया जाए, उसको लेकर ये बैठक आयोजित की है। इन सारे बिंदुओं पर मीटिंग होगी और फिर जो है आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। धनबाद पुलिस ने वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए वित्तीय लेन देन करने वाले 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से रंगदारी के 68,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरफ्तार अपराधियों के नाम विशाल नंदी और अशरद खान है। अरशद नया बाजार में CSP सेंटर चलाता है, उसके खाते से मोटी रकम का ट्रांजैक्शन हुआ था। धनबाद पुलिस अब तक प्रिंस खान के 50 से ज्यादा गुर्गों को जेल भेज चुकी है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल नंदी एवं अरशद हुसैन है। ये दोनों अभियुक्त प्रिंस खान गैंग के लिए पैसे के लेन देन का करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से 2
मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन एवं 68,000 रुपये की गिरफ्तारी की गई। गिरिडीह पुलिस ने पंचंबा के शोरूम से स्कूटी खरीद रहे शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक और साइबर अपराधी पकड़ा गया। इसमें गिरिडीह निवासी महेंद्र मंडल और जमुआ निवासी हरीश कुमार के नाम शामिल हैं, जबकि 3 और साइबर अपराधी भाग निकले। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 33 ATM कार्ड और 56,000 रुपए कैश जब्त किया गया है। ये अपराधी लड़कियों की न्यूड वीडियो कॉलिंग के जरिए भोले भाले लोगों से मोटी रकम ऐंठा करते थे। चलो, तुम लोगों ने बढ़िया काम किया। क्या नाम है? और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।